हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है। तो दोबारा से फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो iOS वर्सेस एंड्रॉयड में क्या है कि बहुत सारे हमारे भाइयों को कन्फ्यूज़न है कि iOS पर शिफ्ट हो या ना हो। तो उसी कन्फ्यूज़न के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसमें क्या है कि देखो, अभी आपको पता चल जाएगा कि एप्पल बेस्ट है या एंड्रॉयड बेस्ट है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो भाई देखो, आ जाते हैं। सबसे पहली बात करेंगे चिपसेट की। चिपसेट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद में बात करेंगे ओएस की। ओएस के बाद में फिर बात करेंगे तुम्हारे जो और भी अदर्स कंपोनेंट जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं, उन सब की चीज़ों की बात करेंगे। और फिर उसके बाद बात करेंगे आपके प्रॉन एंड कॉन्स की, कि एंड्रॉयड के क्या प्रॉन्स है क्या कॉन्स हैं, और एप्पल के क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भैया, ये चिपसेट की बात करें तो एप्पल में लगता है अभी लेटेस्ट वाला A13 बायोनिक चिपसेट। और इस बायोनिक का भी कुछ मतलब है, ठीक है भैया। तो इस बायोनिक का भी मतलब आपको बताऊंगा मैं बाद में। और ये हमारा लेटेस्ट है। और अभी जो है आईफोन SE में ये चिपसेट लगा आ रहा है A13। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट चिपसेट है अभी तक का जो एप्पल ने निकाला है। और मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि एप्पल जो है खुद के चिपसेट और खुद के प्रोसेसर बिल्डअप करती है। वो अदर कहीं से और जगह से नहीं बनवाती। अपने कैमरा भी खुद ही सेटअप करती है, अपना OS भी खुद बनाती है, अपने जो उनके ऐप्स होते हैं वो भी सारे अलग बनते हैं। तो भाई उनका थोड़ा टेक्नोलॉजी अलग है। बट लेकिन क्या है कि थोड़ी सी लोगों को हिचकिचाहट होती है कि यार पैसा का मामला है, भाई दिक्कत ना हो जाए। भाई पैसे तो लगेंगे यार, जब टेक्नोलॉजी लोगे तो पैसे तो लगेंगे। तो मेन बात क्या है कि आजकल हमारे यहाँ पॉपुलर है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में पॉपुलर होते हैं, कोई बात नहीं, एंड्रॉयड पॉपुलर है, सस्ता है। बट लेकिन भाई आपको क्वालिटी के मामले में आपको मेरे हिसाब से एप्पल के iOS बेस्ट है। A13 बायोनिक है, हेक्सा कोर का इसका प्रोसेसर है। इसमें 2 कोर इसकी 2.65 जो कि बेसिक गीगाहर्ट्ज जो कि बेसिक क्लॉक पर बूस्ट करती है, जो कि आपके प्राइमरी हैं, मतलब प्राइमरी यूज़ में आती हैं। उसके बाद गेमिंग या अदर्स कॉम्प्लेक्स आपके ऑपरेशंस में 4.18 गीगाहर्ट्ज की 4 कोर होती हैं जो कि आपकी अलग से काम आती हैं। और इसमें एक GPU होता है जो एप्पल का ही खुद का बिल्डअप GPU है, जिसमें 4 कोर के ग्राफिक्स होते हैं। और इससे ज़्यादा मैं जानकारी नहीं बताता था क्योंकि क्लासीफाइड्स होती हैं और क्लासीफाइड्स जानकारी जो है। तो अच्छा, चलिए बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी में क्या है कि 2G इसके ये जो 4 बैंड को सपोर्ट करता है 2G के, 2G तो वैसे भी जाने वाला है, 3G के 7 बैंड को सपोर्ट करता है, और 4G के 106 बैंड को सपोर्ट करता है। भाई समझ रहे हो, 100 + 6 106 बैंड को सपोर्ट करता है भैया। और इसमें सेंसर्स जो होते हैं, सेंसर्स में मैंने वही सेंसर्स आपको यहाँ बताएं कि जो सेंसर्स आपके उसमें एक्स्ट्रा है, जो कि अदर्स किसी में नहीं मिलेंगे। बैरोमीटर और एक्सेलेरोमीटर ये आपको अदर्स में बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स में। तो और बात करें रैम की, तो यहाँ रैम का इसका कोई भी सीक्रेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये रैम जो है अपनी खुद की बिल्डअप करता है। हमें नहीं पता ये रैम किस हिसाब से बिल्ड करते हैं, कौन सी रैम लगाते हैं। मेरे हिसाब से LPDDR4 से ऊपर की ही लगाते होंगे, ये मुझे नहीं पता कौन सी लगाते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टोरेज सपोर्ट है, जो आपकी अंदर की जो आपकी इंटरनल मेमोरी की सपोर्ट होती है, वो है NVMe NVMe स्टोरेज सपोर्ट होती है। तो ये जो है सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज सपोर्ट है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही कॉम्पिटेबल स्टोरेज सपोर्ट है, जो अदरवाइज हमारे स्नैपड्रैगन या अदर्स थ्रू जो सीरियल बसेस होती हैं उनके थ्रू जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसमें ये काम आते हैं स्टोरेज सपोर्ट्स। तो ये स्टोरेज करने के काम आते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट है 865+। 865+ में यहाँ पे ऑक्टा कोर आपको कोर्स मिल जाती है। ये जो है 3 बेसिक क्लॉक्स पर काम करता है। पहली 2 क्लॉक्स काम करती हैं 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर,
उसके बाद सेकेंडरी, जो कि सेकेंडरी नहीं वो प्राइमरी में ही गिनी जाती हैं। दोनों ही चारों कोर्स एक साथ काम करती हैं। 3.1 की गीगाहर्ट्ज की यहाँ पर क्लॉकिंग स्पीड मिल जाती है देखने के लिए। ये जो है थोड़ा सा स्पीड के मामले में ज़्यादा है, बट लेकिन उसका मैं बताता हूँ कि वो क्यों थोड़ा डिक्रीज है A13 चिप के मुकाबले। तो और चौथी जो होती है गेमिंग्स और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए, वो 4 कोर्स हैं इसकी 1.8 गीगाहर्ट्ज की। तो चलिए सॉरी 1.8 नहीं है, 1.7 है, सॉरी। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनका अपना इसने जो स्नैपड्रैगन का ग्राफिक्स कार्ड है, यानी ग्राफिक्स कह सकते हैं, वो आर्डिनो 650 है, और जो कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस देता है भाई। ग्राफिक्स के मामले में स्नैपड्रैगन थोड़ा बेस्ट जा रहा है, बट लेकिन उसका भी ठीक है, कोई बात नहीं यार। एक चीज़ तो जानी चाहिए ना, इतने पैसे दे के बंदा 865 में खरीद ला भाई, आपको 30,000 से नीचे तो ये स्नैपड्रैगन 865 प्लस मिलेगा ही नहीं। तो 2G 4 बैंड को सपोर्ट करता है, 3G 4 बैंड को, और 4G ओनली 6 बैंड को सपोर्ट करता है। अब आप बात कर लेते हैं रैम की। तो LPDDR5 ये जो रैम होती है ये सपोर्ट करता है क्वाड प्रोसेसिंग में, और यहाँ LPDDR4X ये सपोर्ट करता है 2750 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि 2750 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड पर ये यूज़ करता है। तो दोनों तरह की इसमें रैम्स लगती हैं। तो बात कर लेते हैं अब इसकी स्टोरेज फैसिलिटी की, जो बसेस स्टोरेज फैसिलिटी होती हैं। तो UFS और UFS 3.0, UFS 2.1, eMMC 5.1, तो ये तीनों तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, बट लेकिन थोड़ी पुरानी है। UFS 3.0 अभी तक की नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले NVMe स्टोरेज के मुकाबले थोड़ी कम है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं OS सेक्शंस में। हाँ तो भैया चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। OS के बारे में बात करना है, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, OS के बारे में बात करते हैं। और भाई देखो, मैंने तुम्हें पहले वाले में नहीं बताया था कि वो चिपसेट प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो ये डायग्राम है प्रोसेसिंग के लिए A13 चिपसेट का, और ये है स्नैपड्रैगन की चिपसेट का। शायद इन्होंने बायोनिक सिस्टम डाल दिया हो। बायोनिक का मतलब क्या है कि यार, बायोनिक जिस चीज़ में यूज़ होता है ना, बायोनिक पावर, उसका मतलब बायोनिक का पावर है, आपका मतलब है माइंड से। यानी माइंड में क्या है कि आपकी न्यूरल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी कि आपकी एक कोशिका सारी कोशिकाओं से जुड़ी होती है, जो कि बहुत सारे रास्तों से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में आपके वो वेज होते हैं, जो कम्युनिकेशन करने का रास्ता है, उसको जो फैच करते हैं, जो मैसेजेस को कोशिकाएं जो है अपने तुम्हारे माइंड्स की, तो उस चीज़ को न्यूरल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो भाई न्यूरल टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ होती है वो A13 बायोनिक चिप में यूज़ होती है, और स्नैपड्रैगन में पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ होती है। इनके बिट प्रोसेसर्स हैं, ये बिट प्रोसेसर बिट है ये इनकी, तो ये बिट हैं, और इन बिट्स, ये बिट्स जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं लाइब्रेरी से। तो भाई जैसे ही आपका इनपुट आता है ना, वो इनपुट एक से सारी जो आगे की प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं ना, उन सारी जो रजिस्टर्स होते हैं, जो जिस किसी से भी वो प्रोसेस करते हैं, और उसके साथ जो है वो प्रोसेसिंग करने के लिए सबको एक साथ मैसेज भेजती है। तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, और आगे वाली जो मेन जो स्ट्रीम्स होती हैं ये वाली, इनको मैसेज वो फॉरवर्ड कर देता है। और फिर यहाँ से क्या होता है कि इसमें जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो पॉसिबिलिटी के आधार पर होती है। जैसे पॉसिबिलिटी हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, जैसे हम सिक्कों की पॉसिबिलिटी करते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, जो भी चीज़ पढ़ी होगी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हम केवल उसको अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो ऐसे ही अंदाज़ा लगाती है। फिर अंदाजे को कंफर्म करने के लिए वो लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे ही लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं वो अंदाज़ा कंफर्म हो जाता है, फिर आगे जाता है। फिर भी अगर उसको डाउट रह जाता है तो आगे की प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, वहाँ और लाइब्रेरीज और फार्मूलाज और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस मैट्रिक्स वगैरह जो सब मिलते हैं, वो उनसे उसको प्रोसेस कर लेता है, और लास्ट में जाके आपको यहाँ आउटपुट दे देता है। तो ये है आपका न्यूरल प्रोसेसिंग। यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है कि पहले इस वाले बिट पे आएगी इनपुट, फिर इस बिट पे आएगा, फिर इस बिट पे आएगा, फिर यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा, फिर बिट पे आएगा, फिर इधर शिफ्ट होगा। ऐसे करके
एक साथ प्रोसेसिंग तो हो जाती है, लेकिन वो डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जैसे कि इसको अगर यहाँ पे लोड पड़ रहा है तो भाई इसको ये इसको फ्रीडम नहीं है कि ये इससे बात कर ले या इससे बात कर ले या इससे बात कर ले, नहीं। ऐसी फैसिलिटी सिर्फ न्यूरल टेक्नोलॉजी में है जो बायोनिक चिप्स में मिलती है। तो इसलिए ये जो है थोड़ा लोड कम लेती है और बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं चिपसेट। और वो दोनों चिपसेट जो है, एक 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है और एक 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो नैनोमीटर जितने कम होते हैं उतना बिजली कम खाता है। तो चलिए अब बात करते हैं iOS की। सॉरी गाइस, ये मैं बताना भूल गया था यार। iOS में बात करते हैं। iOS जो होता है वो C++, ऑब्जेक्टिव सी, सी शार्प और स्विफ्ट लैंग्वेजेस से मिलकर बना होता है। ये सारी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, क्लासेस डिफाइंस होती हैं इनमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं ये, मतलब बट लेकिन हाँ, सबसे पहली बात यह है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जो है फास्ट लैंग्वेज है। बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की, तो ये ARM वर्जन 8 का 8 वो सॉरी ए वाला ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। ये प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी एडवांस प्लेटफॉर्म है और ये 8वें वर्जन पर ये आ चुका है। और ये कर्नेल टाइप जो है इसका हाइब्रिड है, XNU। हाइब्रिड का मतलब है लाइनक्स पे भी जा सकता है और अदर्स पे भी कंफर्टेबल है। तो काफ़ी सारी ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसलिए ये एडवांस है यहाँ कर्नेल के मामले में। और बात कर लेते हैं एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड है जावा बेस्ड। एंड्रॉयड बनता है जावा से, जो कि UI बेस्ड है। और C++ एंड अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। कर्नल है लाइनक्स लाइक यूनिक्स टाइप का। और प्लेटफॉर्म है 64 बिट का ARM x86, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है, बट ठीक है, एंड्रॉयड के हिसाब से लेटेस्ट है। तो भाई बात हो गई यहाँ पे एंड्रॉयड की और iOS की, कैसे बनता है, क्या प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, क्या चीज़ उसको चाहिए होती है। अब बात करते हैं भैया आपके सिक्योरिटी फीचर्स की। तो सबसे पहले iOS की बात कर लेते हैं यार। iOS में सबसे पहले यहाँ आपको मल्टीटास्किंग मिल जाती है। ऐसा नहीं है मल्टीटास्किंग आपको एंड्रॉयड में नहीं मिलती, एंड्रॉयड में मिल जाती है, लेकिन उसका रीज़न अलग है। मैं बताऊंगा मल्टीटास्किंग करने में क्या दिक्कत आती है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, और एक साथ कामों को परफॉर्म करने के लिए जो कोड्स जनरेट होते हैं, उन कोड्स को अलग अलग वे से आपको उस जगह तक पहुंचाना है, टारगेटेड वे तक, कि जहां उसका आउटपुट देना हो। तो आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की। तो भैया सिक्योरिटी फीचर्स में तो इसके कहने ही क्या, मतलब इतने सिक्योरिटी है कि आपको बताते बताते ये वीडियो ना 1 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहा हूँ। मल्टीटास्किंग आपने समझ लिया। सिक्योर बूट्स जो होता है, सिक्योर बूट्स लो लेवल का सिक्योर बूट्स होता है। इसमें इसके खुद के सर्टिफिकेट होते हैं, अदरवाइज़ आपके थर्ड पार्टी ऐप्स जो है ना बूट के साथ नहीं चल सकते, इसलिए वो इंस्टॉल ही नहीं होंगे। दूसरा आता है सिक्योर एन्क्लेव। तो सिक्योर एन्क्लेव में ये जो जब रीस्टार्ट होता है प्रोसेस, जब रीस्टार्ट ये फ़ोन जब रीस्टार्ट होता है, तब ये एक तरह से अपना ही खुद का ऑथराइजेशन देता है। तो मैं तुमको बताता हूँ ये कौन सा अटैक प्रिवेंट करता है, मैं बता देता हूँ। डेटा चिप्स प्रोटेक्शन करता है, डेटा चिप्स जो होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। TZ0 नाम की एक टेक्नोलॉजी है, उससे ये सिक्योर एन्क्लेव को प्रोटेक्ट है, यानी कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनर्स और बहुत सारी जो आपके कैमराज, माइक्रोफोन्स, इन सब को प्रोटेक्ट करता है सिक्योर एन्क्लेव के साथ। देन अदर्स थर्ड नंबर पे ASLR। और ये जो सिक्योर एन्क्लेव है ये भाई आपको ब्रूट फोर्स अटैक्स जो होते हैं उनसे सिक्योर करता है, क्योंकि इसमें जो है एंटी रीप्ले काउंटर नाम की टेक्नोलॉजी होती है। मतलब टेक्नोलॉजी तो TZ0 होती है, एंटी काउंटर रिप्ले जो है इसमें फंक्शन होता है, जो कि उस चीज़ को रोकता है जो कि आपको बार बार आपको तो दिखा देता है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ही डिनाई करने के लिए इन्होंने इस TZ0 नाम की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जो कि सिक्योर एन्क्लेव के अंडर आती है। अब बात कर लेते हैं भैया ASLR की। सॉरी, ASLR जो होता है ये आपका है एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन। आपके जो उसके मेमोरी के एड्रेस होते हैं उसके लेआउट को रैंडम तरीके से उसको एलोकेट करता है, और उस चीज़ को, जैसे कि आप किसी चीज़ को उसमें स्टोर कर रहे हो ना, तो उस चीज़ को वो
पहले से सिक्योर कर देता है, स्टोर करता है। जब स्टोर कर देगा तो भाई फिर वहाँ अटैक की गुंजाइश ही नहीं है यार, जब उसे सिक्योर कर लिया तो। और इनकी टेक्नोलॉजी यार अलग ही होती है, बहुत मस्त टेक्नोलॉजी है। तो मेमोरी करप्शन अटैक को रोकता है। नॉन एग्जीक्यूटेबल मेमोरी होती है, कभी भी आप जितना उसको एग्जीक्यूट करोगे उतने ही मेमोरी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज पूरी मेमोरी एग्जीक्यूट कभी नहीं होगी। आप सोचो कि 100% मेमोरी चले, कभी नहीं चलेगी। तो थर्ड नंबर सॉरी 6 नंबर पे आ जाते हैं ARM आर्किटेक्चर। ये LIBC अटैक्स को रोकता है। तो ये जो होता है आर्किटेक्चर्स इसलिए बनाए जाते हैं, एक तरह से बैकबोन्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पीछे बैकबोन्स है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही ये आर्किटेक्चर्स बनाए जाते हैं। उनमें सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सब पैरामीटर्स को पास करने के बाद ही आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपके जो पेमेंट के लिए इंक्रिप्शंस यूज होते हैं, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि एप्पल्स में आप जब भी पेमेंट करते हैं, आपकी जितनी डिटेल्स जब तक आपकी ऑनलाइन नहीं जा रही होती, आपके फ़ोन में है, तो थर्ड पार्टी आपका कोई भी एप्लीकेशन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और जब आपका OTP वगैरह भी आते हैं, वो भी बहुत सिक्योर वे में आते हैं। तो जो इसका नेटवर्क है वो TLS सिक्योरिटी को यूज़ करता है, जो कि अब तक की अच्छी टेक्नोलॉजी है अदर्स उनके कंपैरिजन में। और 2.0 वर्जन भी आ चुका है TLS का। तो भैया जब इनक्रिप्शन इसका 256 बिट का है, इससे ऊपर का जो होता है वो मिलिट्री इनक्रिप्शन होता है। आप समझ ही नहीं पाओगे, तोड़ ही नहीं पाओगे। तो भैया इनक्रिप्शन तो बहुत ही खतरनाक लेवल का है। तो इनक्रिप्शन की तो बात छोड़ ही देते हैं। तो जब आपका पेमेंट होता है वो बहुत ही सिक्योर इनक्रिप्शन में जाता है। तो थर्ड पार्टी की तो छोड़ ही दो, वो बेचारा आपके एंड्रॉयड वगैरह को हैक कर लेगा, इसमें सेंध लगाने की सोचेगा नहीं। ठीक है, सोचेगा भी तो बहुत ही हाई लेवल का होगा। जो बंदा भाई पूरा पूरा कंपनी चला रहा होगा, वही आपके उसको हैक कर सकता है, पर्सनली आपके ही हैक करने के लिए बैठा हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हैक नहीं कर सकता, कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हैकर लोग, कोई इनका भरोसा नहीं होता। तो बात कर ले ऐप सिक्योरिटी की, उस पर 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होता है, यानी कि आपका मोबाइल से भी ऑथराइजेशन होगा और आपका कंपनी से भी ऑथराइजेशन होगा। तो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होते हैं। और नेटवर्क सिक्योरिटी का तो मैंने बता ही दिया भाई साहब आपको, बस ये TLS सिक्योरिटी होती है। TLS सिक्योरिटी क्या, इसका क्या बताना है यार, TLS सिक्योरिटी बताने बैठ गया तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, बात करते हैं रैम iOS की, क्योंकि इसकी जब क्या होता है कि रैम में जो OS होता है वो रैम को नहीं घेरता, वो अपनी ही अलग मेमोरी पर चलता है। सेकंड थिंग्स, इसकी ऐप्स को जब भी ज़रूरत पड़ती है उतनी ही मेमोरी एलोकेट करते हैं, अदरवाइज़ वो सारी मेमोरी मैंने पहले ही बता दिया बंद रहती है। और इससे जो है वो फास्टर चलते हैं जो आपके ऐप्स हैं। और दूसरी बात, वर्चुअल मशीन यूज़ नहीं करते, तो इसलिए काफ़ी बड़ा स्पेस उनका बच जाता है, तो पहले से प्रोटेक्ट करके नहीं रखते। स्विफ्ट, इसके जो ऐप्स जो होते हैं वो बनते हैं स्विफ्ट लैंग्वेज, कॉटलिन लैंग्वेज, C# और C++। C# एप्पल की ही डेवलप की हुई लैंग्वेज है। तो एंड्रॉयड नाम की बात कर ले, इसकी मेमोरी जो होती है उसको उसमें एलोकेशन OS का भी होता है और ऐप्स का भी होता है, तो वो जगह घेरते जाते हैं, बड़ी होती जाती है उनकी जगह। और जो है वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं, क्योंकि जावा का प्रोग्राम्स होते हैं तो वो वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं। गार्बेज वैल्यू को भी यूज़ करते हैं और कैश को भी यूज़ करते हैं। इनका एडवांटेज भी है गार्बेज वैल्यू और कैश का, कि आप कुछ भी अगर बैक में जाना चाहते हो या हिस्ट्री देखना चाहते हो काफ़ी सारी, तो आपको गार्बेज वैल्यू कैश की ज़रूरत पड़ती है और आप काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। लेकिन उसमें एक ये भी डिसएडवांटेज है कि आपका फ़ोन हैवी हो जाता है। और जावा SDK इस पर ये जो सारे के सारे जो प्रोग्राम बनते हैं जावा में बनते हैं और इसके SDK में बनते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो होता है वो आधा से ज़्यादा जावा में होता है, और भी अदर सारे उसके टूल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो कि जावा में ही होते हैं। तो इसलिए ये मेजर फैक्टर है भैया जावा। इसलिए प्रोसेसर आपके स्लो होते जाते हैं। जब जावा के कोड्स जब रन होते हैं तो उसका एक क्लास फाइल्स अलग रन होती है और उसकी मेन एग्जीक्यूटिव फाइल्स अलग रन होती है। तो इसलिए वो जो APK फाइल्स होती हैं वो जो रन करती जाती हैं और उसका अपना दायरा
बढ़ता जाता है आपकी मेमोरी में और आपकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो और उसका भी एक और चीज़ है कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही जो प्रोसेसर हैं काफ़ी अच्छे हैं स्पीड के मामले में। स्पीड काफ़ी अच्छी है, कैश भी काफ़ी दोनों की अच्छी है। हाँ, मैंने एक बात और नहीं बताई, iOS में जो इनकी जो कैश मेमोरी का जो डेवलपमेंट है वो iOS में 3 लेवल्स का है और इसमें स्नैपड्रैगन बाकी अदर्स प्रोसेसर्स में 2 लेवल का है। तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी उसमें जो है यूज़ की जाती है फर्स्ट लेवल की एप्पल में, जबकि अदर्स में सेकेंडरी और थर्ड लेवल की मेमोरी यूज़ की जाती है। तो इसलिए वो थोड़ा फास्टर इसलिए। तो ठीक है भैया, अब कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कैमरा क्वालिटी में सबसे बड़ी बात क्या होती है, मेगापिक्सल का फ़र्क नहीं होता इसमें कि 2 तरह की चिप्स होती हैं। एक होती है CCD और CMOS। तो ये जो चिप्स होती हैं ये जो है बहुत अलग तरह की चिप्स होती हैं और जिनका दायरा जितना बड़ा नैनोमीटर का होता है ना उतना ही अच्छा होता है। मैं बताता हूँ कि एप्पल में कितने नैनोमीटर का आपका कैमरा लगा है। तो भैया इसमें है 1.5 नैनोमीटर का जो चिपसेट है वो सीमॉन्स वाली इसमें लगी हुई है, और जो एंड्रॉयड में लगती है वो है 0.9 nm की नैनोमीटर की। तो कितनी छोटी हो गई है, 6.6 नैनोमीटर का फ़र्क हो गया। और जितनी चिप्स बड़ी होती है उतना ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी आती है। दूसरी बात आती है अपार्चर की, जितना अपार्चर आपका कम होगा, शायद दिख जाए आप लोगों को, ये अपार्चर है 1.4, 1.2, 2.8 और 1.1, 1.6, ये सॉरी 4, 5, 6 और 5, 8 का ऐसे करके सारे अपार्चर हैं। इसमें 1.4 का सबसे बड़ा है, ये सबसे अच्छा ये जो है प्रोफेशनल्स कैमराज में यूज़ होता है। और जितना बड़ा अपार्चर, जितना छोटा अपार्चर होगा, जितना नीचे अपार्चर होगा उतना ही अच्छा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके आएंगे, क्योंकि उसमें रोशनी जितनी ज़्यादा जाएगी आपकी उतने अच्छे फ़ोटो आएंगे। सेकंड थिंग्स है मेगापिक्सल्स का मतलब यही होता है कि उसमें आपकी चिप्स पर कितने पिक्सल्स जो है मतलब एक नैनोमीटर में कितने पिक्सल्स हैं आपके। तो भैया मेन चीज़ है प्रोन और कॉन्स। तो इसमें आपका कौन कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। बजट के मामले में एंड्रॉयड अच्छा है, और भी कई सारी चीज़ों में अच्छा है। ग्राफिक्स के मामले में एंड्रॉयड अच्छा है क्योंकि उसमें ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। बैटरी के मामले में भी काफ़ी बहुत आगे है एंड्रॉयड। और प्रोसेसिंग के मामले में जब नया नया आता है तो बहुत अच्छा होता है, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में आपका iOS बेस्ट है, वो सबसे अच्छा होता है। रैम एंड्रॉयड के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया नहीं। एंड्रॉयड की सिक्योरिटी ऐसी है, केवल सूडो और आपके शैडो कॉल स्टैक और वाईफाई पर WPA3 और 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, बस यही सिक्योरिटी होती है। और थोड़ी बहुत और फायरवॉल की सिक्योरिटी होगी, आप एडिशनल सिक्योरिटी लगा सकते हो। अदरवाइज़ अब आपको पैच करना है अपना मोबाइल तो भैया आप थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर लो और उसमें जितने भी अलाउ के ऑप्शन है सबको अलाउ कर दो, आपका फ़ोन पर पैच हो जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि भैया ये जो है ना, ये ओवर हीटिंग और हैंगिंग को डिनाई करता है iOS। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कैमरेज होते हैं क्योंकि इनमें चिपसेट बड़े होते हैं। CMOS चिपसेट जो सबसे अच्छा है, ये CCD चिपसेट है, ये पुराना चिपसेट है, बट ये बहुत अच्छे कैमरे की क्वालिटी की फ़ोटो खींचता है। बट ये जो है फास्टर तरीके से फ़ोटो खींचता है। बट लेकिन अभी जो यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है क्योंकि ये लगभग सेम सा है। बट ये वाला CCD जो चिप होती है नैनोमीटर की, जो बड़े कैमरे, इसमें जो बड़े बड़े कैमरे, ठीक है। तो बहुत देर हो गई, मुझे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से भाई सीधी सी बात है, बजट है आपका तो एप्पल ले लो, और बजट नहीं है तो भाई एंड्रॉयड ले लो। तो ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत है, आज के लिए ख़त्म कर। iOS की भाई उसकी बात की नहीं हमने कि उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो iOS की डिसएडवांटेज ये है कि भैया आप जब भी किसी भी फ़ोन से या किसी भी अदर्स लैपटॉप से आप सीधे डायरेक्ट उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करोगे तो फ़ाइल ट्रांसफ़र तो हो जाएगी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगी, पहली बात तो ये। और शायद कनेक्ट भी ना हो, मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं लेकिन बताते हैं लोग।
तो उसके बाद में एक और अच्छी चीज़ कि आपके जो फाइल्स हैं वो तो इनक्रिप्ट रहती हैं, और आपकी जो ऐप्स होते हैं वो ऐप्स जो है ना आपको आई स्टोर से ही खरीदने पड़ेंगे। आई स्टोर के अलावा आप जहाँ कहीं से भी खरीदोगे वो चलेंगे नहीं, थर्ड पार्टी ऐप चलते नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर थर्ड पार्टी ऐप जब नहीं चलते तो आपको आई स्टोर से खरीदने पड़ेंगे और वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है।